किसने सोचा होगा कि समुद्र की गहराइयों में एक अत्यंत विकसित सभ्यता छिपी हुई है। वे केवल हाथ हिलाकर समुद्री कचरे से एक पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के भीतर गहराई तक जमी हुई डर की भावना उन्हें तुरंत कार्रवाई करने से रोकती है। जल जाति को नष्ट करने की एक योजना जोरों पर है। दोनों पक्षों की बातचीत समाप्त होने से पहले ही जल जाति ने समुद्र की सबसे गहरी जगह पर दूसरे दौर की बातचीत का प्रस्ताव रखा। हालांकि मानव इतिहास की सबसे उन्नत पनडुब्बी भी उस गहराई के केवल आधे हिस्से तक ही जा सकती है। सौभाग्य से जल जाति ने सुरक्षा के नाम पर स्वयं हस्तक्षेप करने और वार्ता दल को सही स्थान तक पहुंचाने पर सहमति दे दी। फिर भी बकली के मन में शंकाएं बनी रहीं, क्योंकि वह तैरना तक ठीक से नहीं जानता था। लेकिन वाटर डेमन स्वैट की ओर से जल जाति ने विशेष रूप से बकली को चुना। मानवता के भविष्य के लिए उसे यह कठिन मिशन स्वीकार करना पड़ा। अब उसके पास बस यही रास्ता था कि वह पागलों की तरह डाइविंग प्रशिक्षण करे। उसकी हालत देखकर किसी को भी शक हो सकता था कि वह किस तरह के जीवन मरण के मिशन पर जा रहा है। रवाना होने के दिन एक विशेष पनडुब्बी में मानवता के भाग्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम इकट्ठा हुई। बकली के अलावा काले कमांडर भी था और एक भारतीय प्रतिनिधि भी, जिसके चयन का तरीका किसी को समझ नहीं आया। वे अपने साथ एक अनोखा उपहार भी लाए थे, एक पृथ्वी का चिन्ह। आधिकारिक बयान के अनुसार यह पृथ्वी की मित्रता का प्रतीक थी, ताकि जल जाति में अपने ग्रह के प्रति पहचान की भावना जागृत की जा सके। सब कुछ तैयार था। कई प्रतिनिधि इतिहास की सबसे मजबूत पनडुब्बी में ठूंस दिए गए, जैसे डिब्बे में बंद मछलियां। और जब कर्मचारियों ने आखिरी पेंच कस दिया तो केबिन का पिछला दरवाजा बंद हो गया। केबिन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बकली को महसूस हुआ कि पनडुब्बी को धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है। सभी सिस्टम तैयार हुआ, हम रवाना हो सकते हैं। इसके बाद मानो कचरे की तरह उसे समुद्र में फेंक दिया गया। चारों ओर की रोशनी तेजी से निगल ली गई और कानों में केवल स्टील के दबने की आवाज रह गई। माहौल हल्का करने के लिए प्रतिनिधियों ने मजाक शुरू किए। कोई हंसते हुए कहता है कि यह मौत की ओर दौड़ने वाली वार्ता है, जबकि जमीन पर बैठे लोग गुप्त रूप से युद्ध की योजना बना रहे थे। ब्रिटेन की संसद में अमेरिकी प्रतिनिधि डे ने अपना नया हथियार दिखाया, एक बर्फीला बम जो पानी के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ था कि वे जल जाति को पहले ही दुश्मन मान चुके थे। शांति वार्ता की कमांडर केट ने याद दिलाया कि वे युद्ध विराम पर बातचीत कर रहे हैं और इस समय कूटनीति पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वहाँ मौजूद अधिकांश शक्तिशाली लोग बल प्रयोग के पक्ष में थे, क्योंकि उनके अनुसार पृथ्वी का मालिक केवल एक ही हो सकता है। कई परिवारों की आर्थिक किस्मत विमान उद्योग पर निर्भर थी और वे डरते थे कि जल जाति इसे काट देगी, इसलिए वे पूरी मानवता को जोखिम में डालने को तैयार थे। हर कोई अपनी बात कह रहा था, लेकिन लगता था कि शांति वार्ता की नेता केट की आवाज कमजोर पड़ रही है। इस क्षण मानव स्वार्थ और लालच पूरी तरह उजागर हो गए। 5 प्रजातियों के भाग्य का फैसला करने वाली यह बातचीत शुरू होने से पहले ही गहरी साजिश में घिर चुकी थी। इसी समय पनडुब्बी जोर से कांपी और संकेत मिला कि वे समुद्र तल से 25,000 मीटर नीचे पहुंच चुके हैं। यह रोमांस सागर की वह गहराई थी जहां इंसान कभी नहीं पहुंचे थे। लोगों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला कि उन्होंने महसूस किया कि पनडुब्बी को किसी अज्ञात शक्ति ने खींच लिया है। यह निश्चित ही जल जाति की चाल थी। दूसरों के हाथ में अपनी किस्मत होने का एहसास बेहद घुटन भरा था। कंपन रुकते ही केबिन का बड़ा दरवाजा खुल गया, लेकिन पानी अंदर नहीं आया। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि अथाह समुद्र को एक चमकती रोशनी ने रोक रखा है। दीवारें और छत मानो सांस ले रही हो। यह जल जाति की ऐसी जैविक तकनीक थी जिसे इंसान समझ भी नहीं सकता। सभी के स्तब्ध रहने के बीच एक साफ आवाज गूंजी, स्वागत है। स्वाट जल जाति का प्रतिनिधि सामने आया। उसने सभी के ऑक्सीजन मास्क उतारने की कोशिश की। जब कोई नहीं हिला तो वह बकली के सामने रुकी और खुद उसका हेलमेट उतार दिया। बकली हैरान रह गया कि यहाँ की हवा जमीन जितनी ही ताजा थी। दूसरों ने भी यही महसूस किया और जल जाति की तकनीक से एक बार फिर चकित हो गए। स्वाट मानव प्रतिनिधियों को भीतर ले गया और बताया कि जल जाति वास्तव में एक समुद्री खानाबदोश सभ्यता है, जिसके भीतर कड़े स्तर विभाजन है। बकली ध्यान से सुन रहा था कि अचानक उसने मुड़कर देखा। उसके सभी साथी गायब थे। छोटे से स्थान में अब केवल वही और स्वाट बचे थे। माहौल अजीब हो गया। स्वाट ने बकली को थाम लिया और बकली ने अपने जीवन में पहली बार ऐसी गर्माहट महसूस की। उसका दिल तेज धड़कने लगा, विचार पानी की तरह बहने लगे। स्वाट मानो सब कुछ देख सकती थी। उसने बकली के भीतर शांति की गहरी इच्छा साफ महसूस की और कहा, तुम और मैं बदलाव ला सकते हैं, हमारी प्रजातियों के बीच के संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यह पल ज्यादा देर नहीं टिका और तभी काला कमांडर वहां आ गया। स्वाट का चेहरा ठंडा पड़ गया। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल सभागार में पहुंचे, जहां बहुत सारे रहस्यमय जल योद्धा चुपचाप खड़े थे। उधर केट को अचानक एक आपात कॉल मिली। उच्च स्तरीय कॉल्स की निगरानी में एक शब्द बार बार दोहराया जाने वाला शब्द मिला। इससे पहले कि केट और पूछ पाती, उसके सिर पर एक लाल निशान उभरा। सौभाग्य से बॉडीगार्ड ने तुरंत केट को गिरा दिया। उसी समय समुद्र के नीचे वार्ताकारों ने स्वाट के सामने शांति का प्रतीक रखी। तभी बकली ने उस पृथ्वी के प्रतीक
नजदीक के भीतर फैलती लाल रोशनी देखी उसने चिल्लाया और उसे आगे धकेल दिया और एक भयानक विस्फोट ने पूरे स्थान को चीर डाला। सेना हमला करने ही वाली थी कि स्वाट ने बकली को पकड़कर समुद्र की ओर छलांग लगा दी। हजारों मील दूर जमीन पर भी एक भयानक साजिश सामने आ चुकी थी। केट ने टीवी पर एक आधिकारिक बयान देखा जिसमें स्वाट ठंडे स्वर में कह रही थी कि वह मानव राजनयिकों का मांस अपने वंश को खिलाएगा और समुद्र को पूरी तरह बंद कर देगा। इस बीच स्वाट बकली के साथ समुद्र की ओर लौट रहा था, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर ने देख लिया। वापस लौटने के बाद बकली ने संयुक्त राष्ट्र को सच्चाई बताई, लेकिन उसकी बात तूफान पैदा नहीं कर सकी। स्वाट को एक धातु के टैंक में बंद कर दिया गया, मानो वह कोई जानवर हो। उसे ले जाने वाला ड्राइवर बकली का पुराना परिचित दोस्त था। बकली का दिल टूट गया। उसने मौका देखकर चाबी चुराई, ट्रक चलाया, टैंक को समुद्र में धकेला और खुद भी कूद गया। उसी पल मानवता का नायक बकली दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार बन गया। दोनों ओर से पीछा होता रहा। फिर स्वाट ने फुसफुसाकर कहा, हमें छिपना चाहिए। ठंडे समुद्र की तुलना में उसे जमीन की गर्माहट ज्यादा पसंद थी। जल जाति के समाज में न परिवार है न प्रेम। वह इंसानों की भावनाओं से ईर्ष्या करती थी। दोनों के शरीर धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे और स्वैट ने महसूस किया कि बकली की धड़कन तेज हो रही है। जब उसने पहले समुद्र के बारे में सोचा था तब भी सामने वाले की यही प्रतिक्रिया थी। अगले ही पल स्वैट ने पहल करते हुए उसे किस कर लिया। खिड़की के बाहर की रोशनी अभी तक घूम रही थी। सैनिकों की तलाश जारी थी, लेकिन इस गर्म इमारत के भीतर दोनों के बीच एक नजदीकी बढ़ रही थी। दोनों के भविष्य के लिए बकली ने वेल्स के पहाड़ी इलाके में भागने की योजना बनाई। वहाँ वह पीछा करने वालों से बच सकता था। साथ ही वहाँ स्वैट के लिए भी पर्याप्त पानी और सांस लेने की जगह थी। लेकिन एक अपराधी की पहचान होने के कारण वह ऐसा सीधे नहीं कर सकता था। बकली ने एक राहगीर का फोन छीनकर तोड़ दिया और रात का फायदा उठाते हुए चुपचाप अपनी बेटी को फोन किया ताकि वह उसकी पत्नी की कार लेकर बाहर निकल सके। बकली को लगा था कि उसने पूरी सावधानी बरती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी पर 24 घंटे खड़ी निगरानी रखी जा रही थी और वे उसी पार्किंग स्थल पर उसका इंतजार कर रहे थे जहां उसे स्वैट को लाना था। तभी उसे अपनी पत्नी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसी समय पुलिस मौके पर पहुंच गई और अंधेरे में घात लगाए बैठे सैनिक भी सक्रिय हो गए। चारों दिशाओं से दोनों को सैनिकों ने घेर लिया। ये सैनिक अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, एक तरफ के सैनिक और दूसरी तरफ के सैनिक। पहला गुट केट के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र की विशेष टुकड़ी थी जो स्वैट को जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि दोनों जातियों के बीच समझौते की गुंजाइश बनी रहे। दूसरी तरफ जल जाति के ईगल जनरल की टुकड़ी थी जिसने साफ कहा था कि उसे केवल एक लाश चाहिए ताकि अध्ययन किया जा सके। स्वैट को लेकर दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसे ही माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, स्वैट ने चिल्लाया और उसकी आवाज मानो आत्मा को चीर देने वाली थी। वहाँ मौजूद सभी लोग दर्द से कराह उठे और अपने कान ढक लिए। इसी अफरा तफरी के बीच उसने प्रेम से बकली की ओर देखा, फिर मुड़ी और पुल से नीचे कूद गई। यहीं पर द वॉर बिटवीन द लैंड एंड द सी के तीसरे एपिसोड और चौथे एपिसोड की कहानी समाप्त होती है।